my Shimmering Star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is simulated teaching and programmed learning. इस टॉपिक में हम जानेंगे सिमुलेटेड टीचिंग होती क्या है और कैसे प्रोग्राम लर्निंग को हम अपनी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन होता है किसी चीज को इमिटेट करना, किसी चीज के बारे में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जो बिल्कुल जैसे सिचुएशन में वो चीजें घटित हुई हैं हम वैसी ही सिचुएशन दोबारा से उन चीजों को दिखाने के लिए घटित करवा रहे हैं। तो सिमुलेशन को मैं सिंपल वर्ड में बोल सकती हूँ कि रोल प्ले होता है। आपको किसी की भूमिका निभानी होती है तब आप सिमुलेशन करते हो। तो ये हमारा एक प्रकार का एक ऐसा एक्ट है और कैसा है, आर्टिफिशियल है। मतलब ये वो जो एक्ट जिस टाइम पे हुआ है बिल्कुल भी वैसा नहीं है, आर्टिफिशियल सेटअप में किया गया है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि आप स्किल ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे यूज करते हो अपने क्लासरूम में और टीचिंग को कैसे इजी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। क्योंकि सिमुलेशन ऐसे है कि आप बच्चे को बिल्कुल वही सेटअप के अंदर वैसी ही चीजों को एक्ट करके दिखा रहे हो। So in the classroom situation, we may consider the role play as a teaching learning technique और strategies की तरह कर सकते हैं। कब? जब हम ड्रामेटाइजेशन बहुत अच्छे से कर ले, जब हम ड्रामा बहुत अच्छे से कर पाएं और जो हमें डायरेक्शन एज अ टीचर देनी है वो प्रोवाइड करें, तो इससे भी बच्चों को क्या होगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड होंगे। According to R. Wayman, simulation is the concept of simulation in which accurate representation of realistic situation, जो हमारी वास्तविक स्थिति थी उसको दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, रोल प्ले किया जाता है और अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। द स्टूडेंट हु इंगेज इन द रोल प्लेइंग मस्ट अंडरस्टैंड द क्लियर सिचुएशन। सबसे पहले विद्यार्थियों को वो सिचुएशन पूरी बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी, उनके क्या रोल थे, क्या सीन थे पूरी सिचुएशन को। देन रोल में बी मस्ट पोर्ट्रेड और प्लेड विद क्वालिटी, और जो भी हमारा चित्र चरित्रण कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, बहुत गुणात्मक रूप से, बहुत अच्छे से गुणवत्ता के साथ वो निभाना चाहिए। द रोल ऑफ सिचुएशन मस्ट हैव अ रियल लाइफ क्वालिटी, और जैसे एक जीवन में रियलिटी दिखाते हैं वैसी चीजें प्ले होनी चाहिए। जैसे आपने कभी टीवी सीरियल्स को देखा होगा, मूवीज को देखा होगा, तो वो बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन की तरह ही आप लोगों को दिखाया जाता है, इसीलिए हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उन चीजों से। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शुड क्लोजली एक्टिव एंड अटैच टू द रोल प्ले, आइदर द रोल प्लेयर्स और ऑब्जर्वर, सभी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हो, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर मैं रोल प्ले कर रही हूँ तो आप ऑब्जर्वर हो तो बहुत अच्छे से देख पाओ। नेक्स्ट है स्टेप ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। स्टेप्स क्या है? फर्स्ट है प्रिपरेशन द स्टेज। आपको जो भी सिचुएशन है यहाँ अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको पूरे स्टेज को प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन आप सिलेक्शन ऑफ रोल प्लेस, इसके बाद आपको किस प्यूपल से कौन सा रोल प्ले करवाना है आप उसे सेलेक्ट करोगे। तीसरा, रोल प्ले को सेटिंग करेंगे। सेटिंग का मतलब कैसे नेसेसरी एनवायरनमेंट को और अच्छे से क्रिएट करना है। ऑब्जर्वर्स को प्रिपेयरिंग ऑब्जर्वर कि आप कुछ बच्चों को ये असाइनमेंट भी देंगे कि आप बैठ के उन्हें ऑब्जर्व करोगे। देन इनएक्टिंग द स्टोरी, रोल्स एंड सिचुएशन। अब एक्टिंग का पार्ट आएगा जहां पे आप एक्चुअल रोल प्ले कर रहे हो। इसके बाद हम डिस्कशन एंड इवेल्युएशन करेंगे, एंड अगर उसमें कोई भी ऐसी चीजें रह जाती हैं कि जो कमी है, ये अभी स्टेज से पहले की बात चल रही है, उसे हम रिएक्ट करेंगे। देन रीडिस्कशन और रीएवैल्यूएशन, अब दोबारा से डिस्कशन करेंगे उस चीज पे लेके और रीइवैल्यूएट करेंगे, एंड फिर एक जनरलाइजेशन पे पहुंच जाएंगे कि हाँ अब का रोल अच्छे से प्ले हो गया है, अब हम इस रोल प्ले को अपने स्कूल में, कक्षा में करा सकते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूजुअली फॉलोड बाय द मैकेनिज्म। मैं अब बात करती हूँ मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे फर्स्ट, ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट टीचर विद द कंसेप्ट ऑफ सिमुलेशन इज अ टीचिंग ट्रेनिंग स्टेप्स टू बी फॉलोड। हमें जो भी अभी स्टेप बताए हैं उसके लिए पूरे सिमुलेशन को अच्छे से कराने के लिए हमें जो भी सिमुलेशन के चरण हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अपने स्किल्स को ऑप्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से स्किल पे ज्यादा फोकस रखोगे, डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। जैसे फिर हमारा एजुकेटर की जगह सुपरवाइजर हो जाएगा यहाँ पे, और जैसे आपने कई मूवी देखी होंगी उसमें सारी स्किल दिखाई जाती है कि लड़ाई कैसे हो रही है, हीरोइटिक चीजें दिखाई जा रही हैं, या कुछ में ऐसा होता है कुछ इमोशनल कंसेप्ट के रिलेटेड दिखाई जाते हैं। तो हमें अपनी स्किल चूज करनी है कि किस पे हम ड्रामेटाइजेशन करा रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रुप। जो स्टूडेंट का ग्रुप है या तो वो रोल प्लेयर की तरह होगा या ऑब्जर्वर की तरह। असाइनमेंट, टीचर को, स्टूडेंट को, अदर टीचर्स को क्या क्या रोल असाइन करे गए हैं वो। फिर उसके बाद प्रोसीजर और टेक्निक, अपने इंटरेक्शन की ध्यान रखोगे। देन आप उसके साथ साथ अपना डिलीवर भी करते रहेंगे कि हमें जो समझाना था वो समझा पाए हैं, और देन हमें मॉडिफिकेशन करनी है। रीजन क्या है, मतलब कारण कौन से हैं कि हमें सिमुलेशन का प्रयोग करना चाहिए।
जब आप उसी एनवायरनमेंट को दोबारा डुप्लीकेटिवली नहीं कर सकते तो हम उसे रियलिस्टिक सिचुएशन में दिखाने के लिए सिमुलेशन का प्रयोग करते हैं, और ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो यहाँ से आपकी इस सिचुएशन पे लर्निंग भी ज्यादा बेटर रहेगी। टू डिफिकल्ट टू मैनेज सिमुलेशन में भी सजेस्ट ब्रेकिंग डाउन द सब सिस्टम। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, अकेला मैं ही बहुत सारे रोल प्ले करूँ तो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं ही सारी चीजें बता रही हूँ, दादी का रोल भी मैं कर रही हूँ, मम्मी का रोल भी, तो डिफिकल्ट है। तो हम कॉम्प्लेक्स चीजों को स्मॉल इजी स्टेप्स में तोड़ सकते हैं, इसलिए हमने अलग अलग एक्टर्स बना दिए किरदार के अकॉर्डिंग। So when the deficiency of help is seen and is confirmed before the teacher's ability, simulation may help in the synthesis and in for a good solution। मतलब कि ये कब है, जब हमें बहुत डिफिकल्टी आ रही है और हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो भी हम सिमुलेशन करा सकते हैं। कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने का ये अल्टरनेटिव है। यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी चीजों को अरेंज नहीं करना है। इंडिकेट विच वेरिएबल इज अ कॉम्प्लेक्स, आप जो कठिन है उन चीजों पे फोकस कर सकते हो और अपने कंट्रोल्ड टाइम के अंदर अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसे अचीव भी कर सकते हैं। फायदे क्या हैं? सिमुलेशन हेल्प करता है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, स्टूडेंट का भी और टीचर का भी। अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको, आप प्रायर नॉलेज के साथ एक्चुअल क्लासरूम को जोड़ सकते हो। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट मिल जाता है। गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, जो हमारी थ्योरी थी और हमारे प्रैक्टिकल के बीच का गैप है, ये हमारा सिमुलेशन फुलफिल कर रहा है और हमारे लर्नर जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस को गेन कर रहे हैं। सिमुलेशन प्रमोट करता है हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब बच्चा क्रिटिकली भी सोच पाएगा उन चीजों पे। जब आपके सामने पूरा एक्ट चल रहा होगा तो आपको सभी के करेक्टर बहुत अच्छे से समझ आएंगे। सिमुलेशन डेवलप द स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग, बच्चे अपना निर्णय खुद से ले पाएंगे कि मुझे एक्ट अच्छा लगा, बुरा लगा, ये ड्रॉबैक्स थे या ये बेनिफिट्स थे। रोल प्ले इनेबल्ड द स्टूडेंट टू एम्पैथाइज विद द रियल सिचुएशन, और यहाँ पे रोल प्ले करने से ये होता है कि आपको बिल्कुल वास्तविक सिचुएशन जो थी, स्थिति थी, उसके बारे में आप अपना दिमाग लगा सकते हो और आपको फीडबैक मिलता है बच्चों के डिसीजन मेकिंग पावर के अकॉर्डिंगली। दूसरा, मोटिवेट करता है और सिचुएशन जो है एक्साइट करने का काम करती है, जो पूरा सेटअप बन जाता है और सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब अगर कोई एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है तो जो नीचे बैठे हुए बच्चे हैं जो सेट को देख रहे हैं वो ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहे हैं। बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगी, अच्छे से एफर्ट करेंगे और जो भी हमारे लर्निंग फिनोमेना है वो भी इंक्रीज होंगे। इसके बाद आती हैं डीमेरिट्स या लिमिटेशन। द बिगिनर पार्टिसिपेंट मे बी फेस सम डिफिकल्टी इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। जो बिगिनिंग कर रहा है उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि उससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे अभी बच्चे ने स्टार्ट ही किया और बच्चे पूछने लग गए कि क्या करना है इसमें, आगे क्या होगा। थोड़ी सी आर्टिफिशियल है क्योंकि रियलिस्टिक सिचुएशन एज इट इज देना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। Not possible for playing the simulation, observer record incorrectly। समटाइम ये होता है कि ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मोस्ट कॉमन एरर ये है सिमुलेशन दैट प्यूपिल टीचर प्ले द रोल ऑफ प्यूपिल। तो हमारे जो शिक्षक अध्यापक हैं, मतलब छात्र अध्यापक है, जैसे आप सब प्यूपिल्स हो, तो वो एरर्स कमिट कर जाते हैं। एंड द स्टूडेंट हु इनएक्ट द असाइंड रोल आर नॉट इजीली अवेलेबल मेकिंग द स्ट्रेटजी और सक्सेस। और कई बार सफलता के लिए जैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी वो स्ट्रेटजीज वो बच्चे बना नहीं पाते और ये सारी टीचिंग स्किल्स नहीं दिखाता। कंटेंट सारे इससे नहीं पढ़ाए जा सकते। सुपरविजन बहुत अच्छा चाहिए और कोई अपने ड्यूटी डिवोटेड होके करता है, बट सब नहीं कर पाते हैं। प्रिकॉशन क्या क्या रखोगे? वेल नॉन विद द स्ट्रेटजी, सबसे पहले पीपल टीचर को अच्छी स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए। सुपरविजन जो है प्रेजेंट वाइल टीचिंग डिस्कशन, सुपरविजन जब डिस्कशन हो रहा है उसके साथ दौरान भी कर सकते हो। इट शुड बी प्रैक्टिसाइज, बहुत बार प्रैक्टिस करना चाहिए एक्चुअल सेटअप से पहले। जैसे मैं कह रही थी स्टेज पे कराने से पहले कई बार प्रैक्टिसाइज करते हैं। तो सुपरवाइजर शुड इनकरेज द टीचिंग एक्ट ऑफ द पीपल टीचर, जो हमारे सुपरवाइजर रहेंगे उन्हें भी बच्चों को थोड़ा सा इनकरेज करना है कि कैसे हमें सिमुलेशन कराना है और आप इसे कैसे सक्सीड कर सकते हो। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। सिमुलेशन काफी आसान है, रोल प्ले को सिमुलेशन कहते हैं, जिसके अंदर जो टीचर पीपल टीचर है वो रोल प्ले करते हैं और उसी जो हमारी जिसमें वो एक्ट हुआ था, मतलब जिस सिचुएशन में वो चीजें थी उस सिचुएशन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाती है इन रियलिस्टिक सिचुएशन। और यहाँ पे सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई एक्टिवली इनएक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कोई एक्टिवली ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मैंने आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताई हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम्ड लर्निंग मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होती है? जब भी आपको कोई भी चीजें समझानी होती हैं तो हमें पता है कि हमें समझानी क्यों पड़ रही है, क्योंकि वो बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स हैं।
तो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स हैं तो उन्हें सिस्टमेटिक वे में समझाने के लिए जब हम क्या कर देते हैं, उसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में ब्रेक कर लेते हो और अपने टीचिंग लर्निंग कराते हो बच्चों से इन सिस्टमेटिक वे, तो वो हमारी प्रोग्राम्ड लर्निंग कहलाती है। तो पीआई एक ऐसा मेथड है जिसमें इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दी जाती है। मतलब मैं अगर बात करूं तो ऐसी इंस्ट्रक्शन है, मान लो आपको ये पूरे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया है। अब यहाँ से है, अगर बच्चा पहले लेवल को पार करेगा तो दूसरे लेवल में जाएगा, तो तीसरे में जाएगा और फिर फोर्थ में जाएगा। यही हमारी प्रोग्राम लर्निंग होती है। प्रोसीड करेंगे एक्टिवली और इसके अंदर अपनी पेस पे करेंगे, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली करेंगे और इमेज दैट फिजिकल प्रेजेंस ऑफ टीचर नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे टीचर का प्रेजेंट होना भी नॉट रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्रोग्राम लर्निंग में आपको पहले ही कॉलम बना के आपको ये मान लिया जाता है कि बच्चा इतना कॉलम कर लेगा तो नेक्स्ट पे जंप करेगा, ये वाला कार्य कर लेगा तो नेक्स्ट पे जंप करेगा। तो हम वन बाय वन मेथड की बात करते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज अ न्यू स्ट्रेटजीज ऑफ सेल्फ लर्निंग। ये सेल्फ लर्निंग के लिए है, बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर द इंस्ट्रक्शनल पर्पस बट इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइस फॉर इंप्रूविंग द टीचिंग एफिशिएंसी। एक प्रकार का मैकेनिज्म डिवाइस है जिसकी वजह से बच्चों का मूल्यांकन करना काफी आसान हो जाएगा। The origin of programmed instruction is from the psychology of learning, not from the technology. Psychology of learning से आप सीख सकते हो, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड तो है ये, बट इसका ओरिजिन ये है कि हमारी जो मनोवैज्ञानिक है हमें ऐसे समझ आ रहा है छोटे छोटे चीजों को। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग में किया था लर्निंग सिचुएशन देके, उसी प्रकार से हमारे बिहेवियर को रीइंफोर्स करने की कोशिश की गई है। इन टीचिंग करेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ क्वेश्चन प्रेजेंटेड इमीडिएटली रिवॉर्डेड एंड इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज नॉट। मैं क्या कह रही हूँ, आप इस लेवल को क्रॉस कर पाओगे तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। तो अगर आपने इसमें सक्सेस हासिल नहीं की गई है तो आपको फीडबैक भी साथ साथ मिल जाएगा, तो आप नेक्स्ट पे नहीं जा पाओगे। दिस थ्योरी अवॉइड पनिशमेंट। पनिशमेंट जैसा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि आप अपने एटीट्यूड बेस्ड काम कर रहे हो और बच्चा अपनी सेल्फ पेस से काम कर रहा है। सो द टर्म प्रोग्राम्ड इज यूज्ड फॉर अरेंजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट एट अ कौन से बेसिस पे, साइकोलॉजिकल बेसिस एंड सीक्वेंस, जिससे बच्चों को इंस्ट्रक्शन के मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाए हम। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। अब मैं सिद्धांतों की बात करूं तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, ये मैंने आपको बोल दिया कि आपको बहुत भारी भरकम चीजें एक साथ नहीं करनी है, आपको छोटी छोटी चीजों को समझते जाना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, सभी बच्चे एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब एक कार्य कर पाएंगे तभी वो नेक्स्ट लेवल पे जंप कर पाएंगे। इमीडिएट कन्फर्मेशन, जब बच्चा काम कर देता है तो उसे फीडबैक और रीइंफोर्समेंट भी बिल्कुल साथ साथ मिल जाती है। सेल्फ पेसिंग है, बच्चे अपनी पेस के अकॉर्डिंगली, अपने लेवल के अकॉर्डिंगली, अपनी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंगली कार्य कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली वो चीजें कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। यहाँ पे आप इवैल्यूएट कैसे करोगे, प्रोग्राम लर्निंग आपको एक फ्रेमवर्क दे देती है, मैंने पहले भी बोला आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देती है जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत निर्देशित है, मतलब जो सेल्फ है ना, आप अपने अकॉर्डिंगली इंडिविजुअली अपनी रेट पे, अपनी डेप्थ पे, अपने मोटिवेशन पे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बच्चा कार्य करके इन्हें अचीव कर सकता है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द मटेरियल, यहाँ पे क्या है, चीजों को आपको लॉजिकली अरेंज करना पड़ेगा और पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कम रहेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड द प्रोग्राम, लर्नर और प्रोग्राम के बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहेगा, क्योंकि लर्निंग आप ऐसे कर रहे हो, आप बिल्कुल डिपेंडेंसी है आपकी प्रोग्राम पे। इमीडिएट नॉलेज मिल जाएगी, यही मैंने आपको कहा कि अगर बच्चा कार्य अच्छा कर रहा है तो नेक्स्ट लेवल पे जंप कर जाएगा, अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो उसे रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज नेचर है, सीक्वेंशियल है कि आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, और एक ये सीक्वेंस में मिल रहे हैं डिफिकल्टी ऑर्डर्स भी। लर्नर कैन लर्न ऑन देयर स्पीड, तो जनरल रेट जो रहेगी वो लर्नर के अकॉर्डिंगली ही फिक्स होगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अब इसके उद्देश्य क्या हैं, बच्चों में लर्निंग बाय डूइंग करा के, अपनी पेस पे लर्न करा के, और टीचर ना भी प्रेजेंट हो तो भी बच्चे लर्निंग करें, कंटेंट जो उनका कंट्रोल्ड मैनर में रहे और अपनी परफॉर्मेंस को खुद से ही असेस कर पाएं। टाइप्स क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का होता है, मान लो मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दी और आपके ये स्टेप्स हैं, आप ऐसे जा रहे हो। एक होती है हमारी ब्रांच प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर क्या है, आपको मान लो, दोबारा बनाती हूँ, ब्रांच प्रोग्रामिंग बना रही हूँ, आपकी पूरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, यहाँ पे आपको एक लेवल करना है, यहाँ एक लेवल करना है और यहाँ एक लेवल करना है, यहाँ पे और कोई भी लेवल है। तो मान लो ब्रांच में क्या है कि आप इसके थ्रू भी आप जंप कर सकते हो, अलग से ब्रांचिंग बनी हुई है। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या होते हैं, गणितीय जो चीजें हैं, उसमें भी आप जैसे गणित में आप प्रोग्राम्ड होते हैं, प्रोग्राम्ड का मतलब पहले आपको उसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, फिर आप वैल्यू पुट कर सकते हो।
देन है हमारी लर्नर कंट्रोल्ड, ये लर्नर कंट्रोल्ड इंटरेक्शन है LCI, जिसमें अब बच्चा अपने कंट्रोलिंग खुद कर सकता है। फिर है कंप्यूटर असिस्टेड, विच मीन्स द इंस्ट्रक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के द्वारा ही हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग इज प्रोपेगेटिंग बाय whom B.F. Skinner. It is directly related with the operant conditioning. तो यहाँ पे बच्चे को कंडीशन किया गया है और साथ में रीइंफोर्स भी करा जा रहा है हर एक डिजायर्ड स्टेप के लिए। According to this style, the subject matter is broken into a small pieces of information. Yes, I told you, presented in a logical sequence of small steps, जिन्हें बोला जाता है frames. Then student is required to go through the containing bit of information and respond to the question. वही कह रही हूँ, small step में तोड़ के आपको question read करना है, then you can go for the next frame. The basic assumption underlying the style, क्या assumption है? learner active रहेगा और अपने accordingly वो act करेगा। कंटेंट जो है वो छोटे स्टेप्स में उसे दिखाया गया है और बच्चे को साथ साथ रीइंफोर्स करते रहना है उसके नॉलेज और रिजल्ट के लिए। और जो कंटेंट रहेगा साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में रहेगा, मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसे रखा गया है कि बच्चा जो है अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली चीज़ों को सॉल्व कर ले। नेक्स्ट, बेटर गेट फ्रीडम, बच्चों के पास पूरी फ्रीडम अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स की एरर हैं वो बहुत कम कमिट होंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारी ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जो दी है ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नॉर्मन ए क्राउडर ने दी है। इन्होंने ब्रांचिंग में क्या है कि आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है जिसके अकॉर्डिंगली आप कोई एक्सट्रिंसिक डिवाइस को भी प्रयोग में ला सकते हो। एक्सट्रिंसिक डिवाइस होता है किसी अदर डिवाइस को भी आप यूज कर सकते हो, जैसे फोन कर सकते हैं, कंप्यूटर कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू लीनियर, ये एक ऐसा स्टाइल है, लीनियर में आप सिर्फ इंट्रिंसिक थे, आप अपने अकॉर्डिंगली कार्य कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको प्रोग्राम लर्निंग के लिए मैथ्स का ही प्रयोग करना पड़े। बट यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारी डिवाइस के एक्सट्रिंसिक डिवाइस के अकॉर्डिंगली भी दी जा सकती है। Next is the basic assumption underlying the style as below. The learner learns the better it is presented in its totality or in the form of meaningful components. क्या कह रहे हैं, लर्नर जो है अपनी चीजें अच्छे से कर सकता है जब उसके टोटल कंपोनेंट्स का मीनिंगफुल तरीके से पता हो। लर्निंग कब अच्छी होगी बच्चों की, जब उसने ट्रेडिशनल पैटर्न में भी लर्न करना सीखा होगा। और द बेसिक लर्निंग कब हो सकती है, जब बच्चे को नए नए मटेरियल को यूज करने का एक्सपोजर प्रोवाइड हो। In contrast to linear programming, this style therefore provides an intrinsic exam arrangement and extrinsic. मतलब ये आंतरिक व्यवस्था भी है और हमारी बाह्य व्यवस्था दोनों क्या है। सो लर्नर अपने डिसीजन खुद से बना सकता है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आता है हमारा मैथेटिक्स। मैथेटिक्स क्या होता है? ये मैथ्स नहीं बेटा, मैथेटिक है। मैथेटिक को हिंदी में भी मैथेटिक ही बोलेंगे। मैथेटिक एक ग्रीक वर्ड से लिया है, मैथिन, विच मीन्स टू लर्न। The basic concept and procedure of mathematics was originally formulated and developed by Thomas F. Gilbert. किसने करें ये? Thomas F. Gilbert। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जो लर्निंग है, प्रोग्राम लर्निंग है, वो किसके द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, द मेजर एम्फेसिस ऑफ मैथमेटिक्स इज मास्टरी ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे क्या है? मास्टरी ऑफ बिहेवियर है एंड रेट्रोग्रेसिव और बैकवर्ड चेंजिंग। मतलब जो बिहेवियर ऐसा था जो बच्चे को पीछे खींच रहा है उसको रिमूव करने की कोशिश की गई है और चेन में ही है इसमें टीचिंग। तो स्टेप पहले मास्टरी करो पहले स्टेप की, देन वी गो फॉर द सेकंड। Next, the teaching chain should be strategically. The programmer supply the student will all the step and mastery step and promote to the next. आपको यही करना है कि आप पहले स्टेप को अच्छे से अचीव करो, then we go for the next. बेसिक assumption क्या है मैथमेटिक के? Ought to define an optimum route. एक अच्छा जो रास्ता है वो बता दिया जाता है लर्नर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, गुणवत्ता के अकॉर्डिंग। मास्टरी स्टेप कैन बी पेस्ट एनीवेयर इन द चेन ऑफ द लर्निंग। मास्टरी स्टेप भी कहीं भी पेस्ट किया जा सकता है, बट जो मिडल और एट द सीक्वेंस में होगा। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ टास्क प्रोवाइड मोटिवेशन। बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, सेल्फ मोटिवेटेड भी रहेंगे और मास्टरी को करने के लिए, अचीव करने के लिए उन्हें ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करने पड़ेंगे। द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। इससे पता चलेगा कि आपकी सामग्री क्या है, मतलब आपका कंटेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेशन कर पाओगे, जनरलाइजेशन भी कर पाओगे। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप अलग अलग तोड़ के भी समझ सकते हो और कुछ चीजें ऐसे भी हैं जिनके लिए आप जनरलाइजेशन कर सकते हो। रिवर्स कॉन्टिजेंसीज हेल्प टू द मास्टरी ऑफ कंटेंट। रिवर्स कॉन्टिजेंसी होती है कि कई बार हम पीछे दोबारा से आगे नई चीजों के लिए आगे बढ़ते हैं, मतलब हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट। देन प्रिंसिपल दैट अप्लाई टू ओवर्ट बिहेवियर अप्लाई इक्वली टू द कोवर्ट बिहेवियर। कुछ ऐसा ओवर्ट होता है हमारा जो उजागर है और कोवर्ट होता है छुपा हुआ। तो ये काम करते हुए हमारे छुपे हुए या कोवर्ट बिहेवियर या ओवर्ट बिहेवियर दोनों सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट है लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, शिक्षार्थी नियंत्रित निर्देश।
ये क्या है, यहाँ पे लर्निंग हो रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। वैसे तो लर्निंग सबकी हो रही है, बट ये सारी इंस्ट्रक्शन हमारे लर्नर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास पूरी ऐसी अथॉरिटी है जिन्हें वो लर्नर कंट्रोल कर सकते हैं अपने इंडिविजुअलाइज्ड मैनर पे। सो इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रक्शन इज अ सिंपली मीनिंग मे स्टैंड फॉर द टेलरिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटी। यहाँ पे जो बच्चा है अपने अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन को मैनेज कर रहा है, अपनी नीड, अपनी एबिलिटी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना टास्क क्या कर रहे हैं, स्केड्यूल करके परफॉर्म कर रहे हैं। सो कौन कौन से हमने प्रोग्राम लर्निंग देखे? LCI लर्नर कंट्रोल्ड, PCI पर्सनलाइज्ड जिसमें बच्चा अपने अकॉर्डिंगली मतलब अपने आप ही इंस्ट्रक्शन बना सकता है, CAI कंप्यूटर असिस्टेड जिसके लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, और कुछ होते हैं CMI जो जिसमें कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन ही है। नेक्स्ट है हमारा द मीनिंग, नेचर एंड डेफिनेशन। द लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन LCI के बारे में बताती हूँ। As the name suggests, as per type method, instruction controlled by the learner, जिसके अंदर जो दिशा निर्देशन है वो हमारे विद्यार्थियों के द्वारा कंट्रोल किया गया है। इन द ट्रेडिशनल टीचिंग हम क्या करते हैं, टीचर्स के द्वारा कंट्रोल की गई होती है, बट यहाँ पे हमारी पूरी सीक्वेंस किसके द्वारा कंट्रोल की गई है, बच्चों के द्वारा। LCI इज द रिवोल्ट अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ लर्निंग पाथ, जो टीचर सेंटर्ड चीजें थी उसे हटा के स्टूडेंट सेंटर्ड की तरफ ले जाया जा रहा है। It works on the simple thesis that individual can learn better provided choose the learning path। बच्चे तभी ज्यादा अच्छा कर पाएंगे जब वो अपना रास्ता खुद से चूज कर पाए, और टीचर जो है एज अ रिसोर्स पर्सन ही कार्य करेगा। सो लर्नर जो है, द टीचर डज नॉट इनिशिएट, ऐसा भी कुछ नहीं है कि टीचर को पुशअप ही करना है, नहीं, टीचर का यहाँ कोई कार्य नहीं है, स्टूडेंट ही सारे कार्य कर रहे हैं। दे देमसेल्फ डिसाइड देयर पाथ, दे देमसेल्फ डूइंग देयर पाथ एंड रियलाइजेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव भी बच्चे खुद से ही कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा द प्रोसीजर और स्टेप इन्वॉल्व। अब इसमें लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से स्टेप हैं? डिसीजन की इनिशियल स्टेप कैसे लेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करना, सीक्वेंस बनाना, और लास्ट में हमें अपने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उन्हें क्या करना है, इवेल्युएट करना। नेक्स्ट है एडवांटेज, फायदे क्या है इंडिविजुअलाइजर। सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से है, आप अपना इनिशियल बिहेवियर आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर सकते हो। तीसरा, सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सीक्वेंस में काम करने के लिए, एंड आप अपना इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन बना सकते हैं। इट हेल्प हार्मोनियस डेवलपमेंट होगा बच्चे का, क्योंकि बच्चा अब खुद से सीख रहा है तो खुद से कार्य भी करेगा, बहुत सारी क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, अच्छी हैबिट्स बच्चों में आएगी, बच्चे अपना टाइम और एनर्जी सेव कर लेंगे, और जैसी थ्योरेटिकल नॉलेज उन्हें मिली है उसको आप प्रैक्टिकल नॉलेज में भी ढाल सकते हो। नेक्स्ट है स्टेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। अब ये मैं ओवरऑल की बता रही हूँ, जब आपको प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल्स को क्रिएट करना है तो कौन कौन से स्टेजेस हैं। प्लान करो, प्रिपेयर करो, फिर अपना टॉपिक सिलेक्ट करो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जानो कि आपका टारगेट ग्रुप क्या है, फिर आपने जो भी प्रोग्राम के साथ साथ अपना टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस का सिलेक्शन करेंगे, क्राइटेरिया बनाएंगे क्वेश्चन का, और हर एक के स्टेप्स और लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। दूसरा है राइट कैसे करोगे। इंट्रोडक्टरी फ्रेम, सबसे पहले इंफॉर्मेशन दो, टीचिंग फ्रेम में नई नॉलेज प्रोवाइड करो, प्रैक्टिकल में सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, और टेस्टिंग में हमें असेसमेंट कर लेनी है। इवेल्युएशन में क्या करना है, इवेल्युएशन में जैसे भी हम असेसमेंट कर रहे हैं पर हमें एफिशिएंट और इफेक्टिव इवेल्युएशन करनी है। इंडिविजुअल की टेस्टिंग करो, फिर स्मॉल ग्रुप की, और फिर फील्ड टेस्टिंग पूरी की पूरी एक साथ लार्ज ग्रुप की कर सकते हो आप। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन कमेंट डाउन। सो keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Don't forget to like and share. Bye bye, take care.